Hello everyone. Now start the vocabulary discussion on the previous editorial. The editorial is disorder at the border. Border पर disorder उसकी बात कर रहे हैं. ऑन इंडिया चाइना फेस ऑफ, जो इंडिया चाइना फेस ऑफ है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल था. डिसऑर्डर का मतलब अव्यवस्था बॉर्डर पे, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और इंडिया चाइना जो फेस ऑफ आपकी झड़प हुई थी उसके ऊपर आपका क्या है, ये एडिटोरियल है आपका. तो उसकी वोकेब स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट वोकेब पे आते हैं. तो जल्दी जल्दी मुझे उसका मीनिंग बताओ, जल्दी से बताओ. इनकर का मीनिंग क्या होता है? फर्स्ट वोकेब आपकी आती है इनकर. जल्दी से इसका मीनिंग बताओ. अब चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे. तो एनालिसिस में आए तो इनकर का मीनिंग होता है सहना, झेलना, ग्रस्त होना. सहना किसी चीज़ को, झेलना उसको, ठीक है. ग्रस्त होना, किसी से पीड़ित होना, ठीक है. उस तरीके से वर्क करेगा आपका ये मीनिंग. यहाँ पे देखिए, रिसीव ए स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट. एक स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट को रिसीव करना, एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट क्या करना, रिसीव करना. सिनोनिम देखें, अर्न करना मतलब प्राप्त करना, ठीक है. रिसीव प्राप्त करना, ठीक है, बिल्कुल सही है. सफ़र पीड़ित होना, ठीक है, बिल्कुल सही है इनकर. और एंटोनिम में देखें, लूज खो देना. यहाँ तो प्राप्त कर रहे हो आप किसी चीज़ को, अपने ऊपर लेना, नुकसान उठाना भी होता है. लूज का मतलब क्या होता है, खो देना, ठीक है. ये अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा. यूजेज यहाँ पे देखिए, इफ़ यू इनकर समथिंग अनप्लीजेंट. अगर आप कोई प्राप्त कर रिसीव करते हो अनप्लीजेंट चीज़ को, मतलब सुहावनी, मतलब जो अच्छी ना हो, उस चीज़ को रिसीव करते हैं तो क्या होता है, इट हैपन्स, ये होता है, टू यू, आपकी तरफ, बिकॉज ऑफ समथिंग यू हैव डन. किसके कारण, जो कुछ आपने किया उसके कारण. तो समथिंग, बिकॉज ऑफ किसी चीज़ के कारण, यू हैव डन, जो चीज़ आपने की, यू हैव डन दैट थिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग. इस तरीके, यू हैव डन समथिंग एंड बिकॉज ऑफ दैट समथिंग, उस समथिंग के कारण. ये आपका यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है. एडिटोरियल में आए, विद सीवियर इंजरीज. सीवियर का मतलब बहुत ज़्यादा घातक, हाई लेवल की जो इंजरीज है, एंड डेथ्स इनकर्ड, जो क्या हुई, रिसीव हुई, उसके साथ. ये आपको एडिटोरियल में कंप्लीट सेंटेंस मिलेगा. यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा रखा है. अब चलते हैं इसकी पिक्चर पे. तो पिक्चर जो यहाँ पे आती है उसमें अपने क्योट है, उसको पढ़ते हैं. आई प्रीफर टू बी ट्रू. मैं प्रीफर करता हूँ, प्रीफर का मतलब प्रायोरिटी देता हूँ, किस चीज़ को, वरीयता देता हूँ. प्रीफर टू बी ट्रू माई सेल्फ, खुद की तरफ क्या होने की, सही, सच्चा होने को प्रीफर करता हूँ. मैं खुद की तरफ सच्चा होने को प्रीफर करता हूँ. इवन एट, भी, इस पर भी, किस पर, एट द हैजर्ड. हैजर्ड का मतलब नुकसान की फॉर्म में, अपनी प्रॉब्लम पर, ऑफ इनकरिंग द रेडिकल ऑफ अदर्स. रेडिकल का मतलब क्या होता है, अदर्स का. रेडिकल का मतलब उपहास, हंसी, मतलब दूसरों का जो क्या है, इनकरिंग, रिसीविंग किसकी, दूसरे लोगों की हंसी की, उपहास का पात्र बनने की जो रिसीविंग है, मतलब दूसरों के उपहास होने की कंडीशन पर भी, कि दूसरों के द्वारा मेरी मजाक उड़ाई जाएगी, इस कंडीशन पर भी मैं खुद की तरफ सही होने, सच्चा होने को प्रीफर करता हूँ. रादर देन, बजाय किसके, टू बी फॉल्स, गलत होने के बजाय, एंड टू इनकर, और क्या करने के लिए, क्या करने के बजाय, एंड टू इनकर. इनकर का मतलब क्या है, खुद पर लेने के लिए. माई ओन एबोरेंस, क्या, खुद की. एबोरेंस का मतलब होता है आपका घृणा, मतलब मैं फॉल्स होने से, फॉल्स क्या होने का, कि क्या करें, फॉल्स होने पे क्या होगा. अब इसका मीनिंग अपने अगर देखें कंप्लीट मीनिंग, तो क्या होगा कि मैं सच्चा, खुद की तरफ सच्चा होने को प्रायोरिटी ज़्यादा देता हूँ, चाहे बदले में क्या हो, लोग मेरी मजाक उड़ाए, बजाय किसके, मैं गलत होने को प्रायोरिटी नहीं देता. गलत होने से सही होने को प्रायोरिटी देता हूँ, गलत को नहीं देता. क्योंकि गलत होने से क्या होगा कि मेरे ऊपर खुद की घृणा आ जाएगी. समझ में आई आपके, मतलब उस घृणा के बजाय मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ. कि खुद की घृणा से अच्छा है लोग मुझसे घृणा करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब खुद से मैं खुद घृणा करने लग गया तो फिर कुछ नहीं होगा. क्योंकि जब आपको खुद से नफरत हो जाती है तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे. जब खुद से आपको घृणा होने लगी, खुद से नफरत, खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी, तो फिर आप जी भी नहीं सकते, जिंदा भी नहीं रह सकते. समझ में आया चीज़. तो ये बात इसने बोली है, मैं खुद की तरफ सही रहना चाहता हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मैं खुद को कभी धोखे में नहीं रखूँगा, ठीक है. क्योंकि नहीं तो मुझे अगर खुद से घृणा हो जाती है तो पता ही आपको क्या हो सकता है. इस तरीके से इसने बात बोली है. मतलब क्या निकला कि खुद से घृणा को रोकने में के लिए मैं क्या करता हूँ, गलत होने से ज़्यादा खुद की तरफ सही होने को प्रायोरिटी देता हूँ, चाहे मुझे क्या करना पड़े, लोगों की हंसी का पात्र बनना पड़े. इस तरीके से इसने यूज किया है. तो इनकर को आप यूज़ कर सकते हो. जैसे मान लीजिए अभी अपने ऊपर क्या है, इनकरिंग हो रही है, किसकी, बर्डन की, लॉकडाउन के कारण.
स्टडी की भी क्या हो रही है, इनकरिंग हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की इनकरिंग हो रही है कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रही, स्टडी नहीं कर पा रहे, ठीक है, समझ में आई चीज़। लोन वगैरह होता है वो भी क्या है, इनकर होता है, लोन वगैरह का जो बर्डन होता है वो भी इनकर होता है, इस तरीके से इनकर को आप यूज़ कर लेना। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है डिसएंगेज। जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसएंगेज। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो एनालिसिस में बात करें, डिसएंगेज का मतलब होता है अलग होना, संबंध तोड़ना, संपर्क तोड़ना, पृथक करना, अलग करना, इसको आपका बताता है डिसएंगेज। मीनिंग देखें, रिलीज फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से रिलीज करना, फ्री करना किसी को भी, या फ्री होना। सिनोनिम्स देखें, विदड्रॉ अलग होने को बताता है, रिलीज फ्री होने को बताता है, ईज का मतलब कम करना या ईज कर देना किसी चीज़ को, उससे रिलीज को भी बताता है। एंटोनिम्स में देखें, कपल, कपल आप जानते हो, कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। अटैच का मतलब भी जोड़ना, लिंक का मतलब भी क्या होता है, जोड़ना होता है। कपल, अटैच, लिंक आपस में क्या है, सिनोनिम है, और इसके क्या है, डिसएंगेज के एंटोनिम है, इनका मतलब जोड़ना होता है। यूजेस की अपने बात करें तो द ब्रेन मस्ट डिसएंगेज, ब्रेन को क्या होना चाहिए, मस्ट डिसएंगेज, अलग होना चाहिए, फ्रॉम वन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी से, इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए, इंगेज इन अनदर, दूसरे में इंगेज होने के लिए। तो ब्रेन को क्या होना चाहिए, एक एक्टिविटी से अलग होना चाहिए, अगर वो उसे क्या होना है, दूसरी एक्टिविटी में इंगेज से जुड़ना है तो दूसरी एक्टिविटी में जुड़ने के लिए एक एक्टिविटी से क्या होना पड़ेगा, ब्रेन को क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए, तभी वो दूसरी एक्टिविटी में जुड़ पाएगा। एडिटोरियल में बात करें, द टू आर्मीज हैड एग्रीड टू डिसएंगेज, डिसएंगेज रिमूव करने का वो क्या कर चुके थे, एग्री कर चुकी थी। तो कंप्लीट बात के लिए आपको जाना पड़ेगा एडिटोरियल में। जल्दी से इसकी पिक्चर देख लेते हैं। तो पिक्चर यहाँ पे निकल के आती है आपकी, एक क्योट आता है निकल के, क्योट क्या है वो पढ़ लेते हैं। डिसएंगेज योर लाइफ, अपनी लाइफ को डिसएंगेज करो, अलग करो, किससे अलग करो, फ्रॉम एंगर, गुस्से से, सैडनेस, दुख से, एंड इनसिक्योरिटी मतलब सुरक्षा से, मतलब खुद की लाइफ को क्या बनाओ, सिक्योर बनाओ। इनसिक्योरिटी में बेरोजगारी है क्या, वो क्या है, बेरोजगारी जो आपके पास है वो क्या है, इनसिक्योरिटी है। तो आप अपने टैलेंट को यूज़ करो, जरूरी नहीं होता गवर्नमेंट जो भी हो, ठीक है, किसी भी वे में आप अपने टैलेंट को यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आप इनकम की फॉर्म में खुद की सिक्योरिटी बनाओ, खुद की और खुद की फैमिली की सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे अगर अपने बात करें। और गवर्नमेंट जॉब वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि अभी अपने बात करें प्राइवेट तो सब कुछ बंद हो चुका था ना, ठीक है, ऑनलाइन वगैरह वाला सिस्टम है थोड़ा बहुत, लेकिन सब कुछ कोचिंग्स वगैरह सब कुछ बंद हो गया, सारा का सारा बिजनेस ठप हो गया, हर किसी का बिजनेस ठप हो चुका है। जो टीचर्स वगैरह है, जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं, उनकी भी इनकम बिल्कुल जीरो हो चुकी है, उनकी कोई इनकम नहीं रही, मतलब पता नहीं कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अगर अपने यहाँ पे अब बात करें टीचर्स वगैरह की भी बात करें, तो जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है उसी की सैलरी चल रही है। तो गवर्नमेंट जॉब ऐसे क्राइसिस वगैरह के टाइम पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। समझ में है आप लोगों के। तो मतलब इसने बोला है कि लाइफ को क्या करना है, खुद की लाइफ को गुस्से से अलग करना है। बिल्कुल सही बात है, गुस्से से तो, एंगर से तो अलग करना है, कि गुस्सा क्या होता है, बहुत गलत चीज़ होती है, ठीक है। देखो गुस्से गुस्से में अपने को पता नहीं लगता, लेकिन गुस्से गुस्से में ऐसा काम, बड़े बड़े रिलेशन टूट जाते हैं, इतने तगड़े तगड़े रिलेशन टूट जाते हैं गुस्से के चक्कर में। डिसरेस्पेक्ट हो जाती है बड़ों की, उनका इतनी तगड़े वाली डिसरेस्पेक्ट हो जाती है कि कोई भी पर्सन है उसके दिल पे इतनी ज़्यादा लग जाती है, तो वो कभी भी फिर अपने से वो सेम पहले वाला बिहेवियर कभी भी नहीं ला सकता। मतलब वो वाली बात है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो गांठ पड़ जाती है एक टाइप की। जब भी देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई भी गड़बड़ होती है, अपने गुस्से की बात करें या फिर किसी भी वे में बात करें, तो एक बार अगर विश्वास वगैरह टूट जाता है, ठीक है, किसी पर्सन का, अगर गुस्से में अगर हम बात करें तो किसी पर्सन का अगर विश्वास टूट गया एक बार, तो एक बार टूटने के बाद में वो प्योरिटी नहीं रहती। हाँ, दोबारा से विश्वास बन जाता है, लेकिन वो प्योरिटी नहीं रहती जो पहले होती है। समझ में आ रही चीज़। तो ऐसा काम कभी मत करो जिससे किसी का विश्वास टूटे, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ऐसा काम कभी मत करो जिससे किसी की इंसल्ट हो। लविंग वन की तो हो ही ना, जिनको अपने चाहते हैं, प्रियजन जो अपने फैमिली वगैरह है, उनकी तो कभी ऐसी डिसरेस्पेक्ट किसी के सामने हो ही ना। बाई चांस गुस्से में आप पार्टी वगैरह में गए हुए हो, बाई चांस आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर का क्या कर दी, वहाँ पे इंसल्ट कर दी, तो उस पर्सन के दिल पे बैठ जाएगी। अकेले में कर देते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे दिल पे बैठ जाती है ये बात। तो वो वहाँ पे जो विश्वास टूटता है, वहाँ पे जो क्या होता है, डिसएंगेजमेंट एक टाइप से आपकी लाइफ में होता है, किसके साथ, उस पर्सन के साथ, फिर उसकी भरपाई नहीं हो सकती, चाहे आप कितनी कोशिश कर लो। हाँ, वापस से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, आप वापस से वैसे ही मज़े से रहने लग जाओ एंजॉय के साथ, लेकिन वो वाली बात नहीं रहेगी जो पहले थी। तो पहले से ध्यान रख लो ना, ऐसा काम करो ही मत कुछ। सैडनेस, दुख को तो बिल्कुल ख़त्म करना ही है। देखो दुख करने से क्या मिल जाएगा,
बहुत सारी दुखी आत्माएं होती हैं, आपने देखी होगी भटकती हुई आत्माएं, ठीक है। तो बहुत सारी दुखी आत्माएं होती हैं, तो दुख करने से क्या मिल जाए, दुख करने से कुछ मिल जाएगा क्या, मिलेगा तो कोशिश करने से, दुख करने से तो और पीछे, इससे अच्छा है हाथ पैर मार लो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। दुख करने से जो मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा। बहुत नेगेटिव चीज़, ये जानते हुए भी अपने दुखी होते हैं, क्योंकि ये होता है, कंट्रोल नहीं होता, तो उस पर कंट्रोलिंग आपको सीखनी पड़ेगी। इनसिक्योरिटी मैंने आपको बता दिया, इनसिक्योरिटी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी रोजगार वगैरह लेकर। उसके बाद इसने साथ ही बोला है यू मस्ट डिटेच योर सेल्फ, आपको खुद को अलग करना चाहिए फ्रॉम पीपल, लोगों से। कौन से लोगों से, हु रिपीटेडली, बार बार, कंट्रीब्यूट टू दोज फीलिंग्स, जो क्या करते हैं उन फीलिंग्स की तरफ क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। कौन सी फीलिंग्स, एंगर, सैडनेस और इनसिक्योरिटी वाली। मतलब क्या निकला, आपको जो नेगेटिव जो पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जो आपको या तो खुद पहले ऑलरेडी बेचारे क्या होते हैं, पैदा ही नेगेटिविटी के साथ हुए थे, ठीक है, तो वो अलग केस है, उनसे भी तो दूर रहना है। या फिर उनको क्या करो, जो पैदा ही बेचारे ऐसे हुए थे, उनका तो क्या है, खुद का दोष नहीं है, तो उनको तो आप पॉजिटिव करने की कोशिश किया करो, उनका इंपैक्ट खुद पे मत आने दो। लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, खुद की सेल्फिशनेस को देखते हुए जानबूझकर नेगेटिव करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी मैंने ऐसे देखे हैं, जानबूझकर नेगेटिव करते हैं। तो उन स्टूडेंट्स से आप, उन लोगों से क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा बचो। समझ में आ रही है आप लोगों के, तो ये चीज़ आपको करनी है। जैसे एग्जाम में जाते हो तो नेगेटिव आपको करते हैं, जैसे फर्स्ट शिफ्ट में किसी का हो गया, सेकंड शिफ्ट आपकी है, तो बोल रहे हो बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, ये वो पता नहीं क्या क्या, कुछ समझ में नहीं आएगा, अब तो मार्क्स ही नहीं बनने, अटेम्प्ट ही नहीं होने, बहुत तगड़े वाला, और इजी भी आ रहा तो इजी आ रहा है, तो इसमें तो अटेम्प्ट आपको 90+ करने ही पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता, नेगेटिव हो जाएंगे उस चक्कर में। तो आप क्या करें, एक्यूरेसी ज़रूरी होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स की तो बातें सुनो ही मत। रास्ते में आप जाते हो तो ईयरफोन साथ में लेकर जाया करो, मस्त फुल साउंड वाले लेकर जाया करो, जो अंदर तक घुस जाए कान के अंदर तक, वो वाले ईयरफोन लेकर आ जाओ, और फुल साउंड के अंदर मस्त से बैठ जाओ। ट्रेन वगैरह या बस वगैरह जिसमें भी आप जाते हो, आराम से बैठकर चिल होकर जाओ, किसी की बात ना सुनो। कोई बुलाए तो उसको बोल दे भाई बात मत कर, बकवास ना कर, फालतू में कुछ है ना उल्टा सीधा हो जाएगा, दिमाग पहले ही खराब है, ऐसे करके बोल दिया ताकि आपके साथ कोई बोले ही ना वैसे, ठीक है। जब आपका एग्ज़ाम चलने वाला हो, वहाँ पे अगर आपको मिल जाए एग्ज़ाम सेंटर पे, वहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट वाले, सेकंड शिफ्ट वाले, जो आपसे प्रीवियस शिफ्ट वाले ऐसे बोलें, तो उनको बोल देना भाई दिमाग ख़राब ना कर, दिमाग ऑलरेडी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम के बाद में बात करेंगे, पहले बात ना कर, देख मेरा दिमाग ख़राब है, फालतू के अंदर कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बोल दिया अगर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आपको बात नहीं करनी ऐसे असामाजिक जो नॉनसेंस एलिमेंट्स हैं, उन तत्वों से आपको बातें नहीं करनी। समझ में आ रही चीज़, तो ये बात यहाँ पे बोलिए। नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है, कौन सी आती है, हिदायतो। नेक्स्ट वोकेब है आपकी हिदरटू। हिदरटू का मीनिंग, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बता दो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिदरटू। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे, तो स्टार्ट करते हैं। हिदरटू, हिदरटू का मतलब अप टू, अनटिल नाउ को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग देखें, अप टू दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट तक की बात को बता रहा है। सिनोनिम्स, टिल नाउ अब तक, अप टू नाउ का मतलब अब तक, बिल्कुल सही है। एंटोनिम, आफ्टरवर्ड मतलब इसके बाद। ये तो था अब तक, देखो ये तो था क्या, अब तक, ठीक है। और ये आफ्टरवर्ड का मतलब क्या, इसके बाद। तो ये इसके अब तक की बात, अब तक ऐसा हो, ये इसके बाद की बात होगी, तो आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। हैंस फॉरवर्ड भी क्या होगा, इसके बाद को ही बताएगा। हैंस फॉरवर्ड भी आपका क्या बताएगा, इसके बाद को ही बताएगा, हैंस फॉरवर्ड, ठीक है। यूजेज यहाँ पे देखें, यू यूज इधर टू, आप यूज करते हैं किसको, हिदर टू को। यूज हिदर टू इंडिकेट, इंडिकेट करने के, हिदर टू अब तक। यू यूज हिदर टू जो वर्ड है उसकी बात कर रहा है, अब तक को यूज करते हो क्या करने के लिए, जैसे अंटिल को यूज करते हो, या वर्ड के बाद हिदर टू को यूज करते हो टू इंडिकेट, बताने के लिए, दैट की समथिंग वॉज ट्रू अप अंटिल द टाइम, मतलब इस टाइम तक क्या था, कोई चीज़ क्या थी, ट्रू थी, ठीक है। यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, समथिंग वॉज ट्रू अप अंटिल द टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, जिस टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो। ऑल्दो, हालांकि, इट मे नो लॉन्गर बी द केस, हालांकि ये आपका लॉन्गर केस नहीं हो सकता है अब वो सही ना हो। समझ में आई चीज़, मतलब आप इधर टू यूज़ करते हो किसी चीज़ को इंडिकेट करने के लिए, कोई चीज़ क्या थी, अब तक क्या थी, जिसके बारे में आप बात करें वो अब तक क्या थी, सही थी, हो सकता है वो आगे सही ना रहे, उसका अपने कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये बात इसने बोल ली है। एडिटोरियल में बात करें, दिस क्रूशियल एंड हिदर टू नॉन कंटेंसेस एरिया, ये क्रूशियल इंपॉर्टेंट फॉर्म में बात करें तो अपने, और हिदर टू का मतलब अब तक का, नॉन कंटेंसेस का मतलब गैर विवादित, जिस पे विवाद ना हो, ऐसा एरिया। तो आपको कंप्लीट सेंटेंस एडिटोरियल में मिल जाएगा। चलते हैं इसके
पिक्चर पे, तो यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे क्या एक क्योट है पिक्चर के अंदर, इस क्योट को पढ़कर देख लेते हैं क्या है। द साइकोलॉजी ऑफ वुमेन, वुमेन की साइकोलॉजी को बताया, बिल्कुल सही बात है, वुमेन की साइकोलॉजी, लेडीज़ की साइकोलॉजी, मानसिकता को बताया, मनोवृत्ति को बताया कि उनके माइंड में क्या चलता है, उस चीज़ को बताया है। हिदर टू का मतलब अब तक की बात करें, अब तक की साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, आगे पता नहीं वुमेन की साइकोलॉजी चेंज हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते। अब तक की साइकोलॉजी की बात करें, एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, वो रिप्रेजेंट करती है कौन, साइकोलॉजी ए डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब क्या है, डिपॉजिट करना मतलब जमाबंदी बोल सकते हो, ऑफ द डिजायर्स, किसकी, डिजायर्स इच्छाओं की, ठीक है, आशा, उम्मीद, इच्छा, एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और डिसअपॉइंटमेंट, निराशाओं को, ऑफ मैन, किसकी, पुरुष की। बात बिल्कुल सही बोली है इसने, वो शानदार वाली बात है, सोचने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, जगने वाली बात है कि वुमेन की जो साइकोलॉजी है, मेंटेलिटी है, वो क्या रिप्रेजेंट करती है, एक जमाबंदी को रिप्रेजेंट करती है, किसके, पुरुष की इच्छा और डिसअपॉइंटमेंट कि वुमेन, इस बात का मीनिंग मतलब निकला कि लेडीज जो होती है उसके माइंड का क्या एक डिपॉजिट है, डिपॉजिट का मतलब वो जमा, एक खाता बोल सकते हो, अकाउंट है, किस चीज़ का, कि लेडीज़ के माइंड में हमेशा क्या रहता है, पुरुष की इच्छाएं और उसकी निराशाएं, आशा और निराशाएं रहती है कि वो पुरुष के अकॉर्डिंग हमेशा रहता है कि पुरुष को कुछ गलत ना लग जाए, वो सेटिस्फाइड है या नहीं, किसी भी में अपने बात करें कि ये बात पुरुष को गलत ना लग जाए कि उसकी इच्छाएं क्या है, वो क्या चाहता है पुरुष, ठीक है। और डिसअपॉइंटमेंट क्या है, कहीं वो निराश नहीं है तो उसको भी, उस निराशा में भी वुमेन क्या करती है, खुद को ही ब्लेम करती है कि मेरे कारण ये गड़बड़ हो रखी है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें तो एक चीज़ ये बिल्कुल सही बात है, अपने बात करें जैसे बहुत सारे केसेस मैंने ये देखे, मैं वही एग्जांपल लूँगा जो मैंने केसेस देखे हैं कि जैसे जॉब की अपनी बात करें, ठीक है, एक मेल है, एक फीमेल, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों क्या है, जॉब में है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात, हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों क्या है, जॉब में हैं, ठीक है, दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह। अब बाई चांस ऐसे हो जाए कि परिवार को टाइम देना है, ये करना है, वो करना है, तो परिवार को टाइम देने के लिए क्या होता है, एक की जॉब छुड़वानी होती है कि एक को जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो क्या होता है, चाहे वुमेन हाई पोस्ट पे हो फिर भी क्या होता है, समाज में अपने वुमेन को ही जॉब छोड़नी पड़ती है अपने परिवार को संभालने के लिए, मैन कभी जॉब नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही था, देखो वुमेन जॉब क्यों करती है, कई बोलते हैं ना कि हमें क्या दिक्कत है, हमारे घर पे तो वैसे ही बहुत पैसा है, क्या जैसे बहू वगैरह जो होती है, मान लीजिए जो शादी करके आती है, जॉब वगैरह कर रही होती है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं कि घर पे रहो, कोई दिक्कत नहीं, घर को संभालो, क्या मतलब है जॉब करने का, वैसे कमी तो है नहीं किसी चीज़ की। तो एक बात बताओ, वो कमी के लिए थोड़ी जॉब करते हैं, जॉब किस लिए करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए करते हैं। बंदा सेल्फ डिपेंडेंट, उसके भी कुछ सपने होते हैं, उसने इतनी डिग्रीज की है, उसने इतनी मेहनत करके जॉब ली है, तो ऐसे एकदम से छोड़ने के लिए जॉब नहीं ली थी बेचारी ने, उसने मेहनत इतनी ज़्यादा, हद से ज़्यादा उसने मेहनत की थी जॉब के लिए, क्योंकि आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है, तो उसने इतनी मेहनत से जॉब ली और आपको एक मिनट नहीं लगा उसकी जॉब छुड़वाने में, तो कितनी गलत बात है, उसके दिल पे क्या बीत रही है। फिर भी वो वुमेन क्या करती है, लेडीज़ क्या करती है, जॉब छोड़ देती है, क्या करने के लिए, कि परिवार को संभालने के लिए, परिवार को प्रायोरिटी ज़्यादा देती है, अपने करियर को कम प्रायोरिटी, अपने डिजायर्स, अपनी इच्छाओं को मारकर उनको कम प्रायोरिटी देते हुए परिवार को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, जब भी कसौटी होती है तो हर बार परीक्षा वुमेन की ही क्यों होती है, ये चीज़ आज तक समझ में नहीं। अब तो सेल्फ डिपेंडेंसी चलने लगी, तो ये जो जॉब वगैरह होती है वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए होती है, सेल्फ डिपेंडेंसी, और उसके भी खुद की डिज़ायर, उसको भी तो अपना नाम कमाना है। वो पुरुष का देखो ये भी होता है, जब भी मैरिज वगैरह होती है, ये चीज़ भी एक गलत चीज़ है, जब भी मैरिज होती है एक मेल एंड फीमेल की, तो सरनेम भी फीमेल को मेल का ही लगाना पड़ता है। उसे जो वो घर से अपने पिता के घर से आती है तो अपने फादर का सरनेम हटाकर उसका सरनेम क्या हो जाता है, मेल का सरनेम, जो पुरुष का सरनेम है, हस्बैंड का सरनेम हो जाता है। और इस चीज़ को बिल्कुल गर्व के साथ वुमेन क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, बिल्कुल गर्व के साथ कि मैं, होता ही है, बहुत सारे FB अकाउंट भी मैंने देखे हैं, ठीक है, बहुत सारी जिनकी मैरिज हो चुकी है, स्टूडेंट्स वगैरह की। तो जैसे ही क्या हुआ, मैरिज होगी ना, तो गर्ल्स क्या करती है, अपना जो क्या बोलते हैं सरनेम है वो चेंज करके जो उसके हस्बैंड का सरनेम है वो लगा लेती है, साथ में नाम भी लिख लेती है अपने हस्बैंड का, मतलब खुद का नाम, फिर हस्बैंड का नाम, फिर सरनेम। लेकिन मैंने आज तक किसी
बहुत रेयर होंगे किसी जेंट्स को गर्ल्स का सरनेम या उसका नाम लगाते हुए नहीं देखा। ये होता है मेल ईगो बोलते हैं इसको, समझ में आई चीज़, ये मेल ईगो होता है। मेल और फीमेल, जेंट्स और फीमेल्स जो आपकी क्या लेडीज़ दोनों क्या होती है, इक्वल होती है, दोनों का इक्वल अधिकार होता है। इसलिए अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, गलत चला जाएगा, चलो बोल ही देता हूँ। इसलिए खुद का नाम रखो, खुद का नाम कमाओ, किसी पे डिपेंड मत हो आप लोग, समझ में आई ना। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, जेंट्स को भी बोल रहा हूँ, आप भी डिपेंड ना हो, फीमेल को भी बोलता हूँ डिपेंड ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अलग अलग हो जाओ, अलग अलग होने का मतलब होने की बात नहीं बोल रहा। आप बात को ध्यान से लेना, बहुत सारे तो ऐसे सोच रहे हैं अलग होने को बोल रहे हो, सर ये क्या ज्ञान दे रहे हो आप, फालतू की बातें कर रहे हो, बहुत सारे बोल सकते हैं। मैं अलग होने का नहीं बोल रहा, अलग नहीं होना, रिलेशन वही रखना है, प्यार रखना है, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट फॉर्म में एक दूसरे की हेल्प करते हुए, समझ में आई चीज़, सेल्फ डिपेंडेंट फॉर्म में एक दूसरे की हेल्प करते हुए। बाई चांस अगर एक को प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे वाला उसको संभाल पाए, ऐसी सिचुएशन बनानी है। एक को प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरे वाला संभाल पाए, एक के सपने पूरे करने हो तो दूसरे वाला बोले कि तू तेरे सपने पूरे कर, मैं तुझे हेल्प करूंगा या करूंगी। और जब वो सपने पूरे हो जाए उसके, वो उस लेवल पे पहुंच जाए, ठीक है, और साथ में थोड़ा अगर सपनों की तरफ जा रहा है तो वो भी क्या करे कि है ना, तू भी अपने सपने पूरे कर, मैं भी तेरी हेल्प करूंगा या करूंगी। मतलब दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए अपने सपने पूरे करने, करियर बनाना है और खुद का नाम आगे लेकर आना। एक साथ दोनों ने नाम कमाना है, ना कि दूसरे के नाम पे जीना है। ऐसे नहीं कि हस्बैंड के कारण वाइफ को जाना जाए और वाइफ के कारण हस्बैंड को जाना जाए। दोनों की अलग अलग पर्सनैलिटी, दुनिया ये जाने कि दोनों हस्बैंड वाइफ की जोड़ी कितनी शानदार है, कितनी तगड़े वाले, दोनों का यूनिक नेम है, दोनों अपने अपने फील्ड के माहिर हैं, ना कि डिपेंड कि उसके कारण इसका नाम चलता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सोसाइटी के अंदर एक कलंक बना हुआ है, इसको ख़त्म करना है क्या, कि वुमेन की जॉब वगैरह छुड़वाने वाला। तो यही बात है, वुमेन की साइकोलॉजी रियल में जो ये काम करता है वो करता ही कौन है, जॉब वगैरह छुड़वाने का वो लेडीज़ ही करती है। ये बात तो मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ। लेडीज़ की सबसे बड़ी दुश्मन क्या होती है, लेडीज़ ही होती है। और उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, हम लोग जेंट्स उसका फ़ायदा उठाते हैं। समझ आ रही है आप लोगों को। तो ये चीज़ थोड़ी अवेयरनेस ले आना। तो ये बात इसने बोली थी, ज्ञान ज़्यादा हो गया, चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। तो स्टार्ट करो नेक्स्ट वोकेब को। नेक्स्ट आती है आपकी काउंटेनेंस। काउंटेनेंस आपकी नेक्स्ट वोकेब है। जल्दी जल्दी मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटेनेंस, मीनिंग बता दो मुझे। चलते हैं कंप्लीट एनालिसिस पे, स्पीड में करते हैं थोड़ा। काउंटेनेंस का मतलब शकल, शकल सूरत, ठीक है, आकृति, ठीक है, समर्थन, ठीक है, स्वीकृति, ठीक है, मुखाकृति, मुखड़े की आकृति, मुखड़ा, मुखड़ा भी आपका क्या है, मुखड़ा नाम सुना है ना, मुखड़ा, ठीक है। तो मुखड़ा भी क्या काउंटेनेंस, यहाँ से याद हो, मुखड़ा होता है ना गोरे गोरे मुखड़े पे, वो वाला गाना है। तो उसको क्या कर देना, वाइट वाइट काउंटेनेंस, इस तरीके से आप उस गाने को गा लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है आप लोगों की चीज़, वाइट वाइट काउंटेनेंस मतलब गोरे गोरा मुखड़ा। तो इस तरीके से आपके याद हो जाएगा। नेक्स्ट में चलें, मीनिंग की बात करें। फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब शिष्टाचार की फॉर्म में, मैनर्स की फॉर्म में। एंड एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट रूप में। अप्रूवल का मतलब क्या है, स्वीकृति, उसको बताता है। सिनोनिम देखें यहाँ पे, सपोर्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एनकरेज करना, किसी को प्रोत्साहन देना, एनकरेज मोटिवेट करना, बिल्कुल सही है। अप्रूवल देना, बिल्कुल स्वीकृति तो है ही है। एंटोनिम फेसलेस, जिसका कोई चेहरा ना हो। सर कोई चेहरा ना हो, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए वाटर का कोई चेहरा नहीं होता, उस तरीके से अपनी बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती है फेसलेस। किसी ह्यूमन बीइंग के लिए भी बोल सकते हैं कि ये भी फेसलेस है। कैसे, मतलब रंग बदलता रहता है, जो पर्सन रंग बदलता रहता है उसको आप फेसलेस बोल सकते हो, कि इसका एक फेस फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है इसका फेस, एक टाइप से फेसलेस ही है। किस फॉर्म में, एक ईडियम टाइप फॉर्म में, फ्रेज टाइप फॉर्म में बोल सकते हो। डायरेक्ट फेसलेस नहीं है कि मुंडी नहीं है उसके, ऐसे नहीं होगा कि कोई पर्सन फेसलेस है कि सर मैंने तो फेसलेस पर्सन को ढूंढना शुरू किया था, मुझे बिना मुंडी का तो कोई मिला ही नहीं। तो बिना मुंडी का नहीं मिलेगा आपको, फेसलेस इस तरीके से यूज़ करना है कि जिसका मतलब क्या हो, चेंजेस होते रहें उसके हाव भाव सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो फेसलेस बोल सकते हो। डिनाउंस का मतलब होता है क्या करना, दोष लगाना वगैरह, अपोजिट हो जाएगा। काउंटेनेंस का मतलब सपोर्ट कर रहे हो आप, यहाँ पे दोष लगा रहे हो, अपोजिट अगेंस्ट हो रहे हो, बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद यूजेज यहाँ पे देखें, इफ़ समवन विल नॉट काउंटेनेंस समथिंग, अगर कोई किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इसका मतलब दे डू नॉट एग्री विद इट, वो इससे एग्री नहीं होते। एंड विल नॉट अलाउ इट टू हैपन, और इसे अलाउ नहीं करते क्या करने के लिए, हैपन होने के लिए अलाउ नहीं करते, स्वीकृति नहीं देते। तो एंड का रिफ्लेक्शन अपने देखें तो कहाँ से जाएगा, आपका डे के बाद जाएगा। दे डू नॉट एग्री एंड दे विल, डू, आप डू के बाद डू विल मत कर देना, दोनों मॉडल ओवरलैपिंग हो जाएगी।
रिफ्लेक्शन जाएगा दे के बाद में। एडिटोरियल में देखें तो क्या होगा, टू काउंटेनेंस दिस न्यू पोजीशन, इस नई पोजीशन को काउंटेनेंस करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कोई बात हुई थी एडिटोरियल में, तो उसको आप क्या कर लेना, गो थ्रू कर लेना। कैसे गो थ्रू करोगे, एडिटोरियल में जाकर प्रीवियस वीडियो, आपको वीडियोज एडिटोरियल की मिल जाएगी, एडिटोरियल न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको अपने चैनल पे, वहाँ से आप गो थ्रू कर लेना एडिटोरियल्स को। वहाँ से आपकी कंप्लीट वर्किंग क्या होगी, रिवाइज होगी। समझिए कुछ एडिटोरियल मैंने बहुत ज़्यादा डीप वे में करवाए हुए हैं, उनमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, तो उनको आप ज़रूर गो थ्रू करना, ठीक है। जो डीप वे में करवाए हैं उन एडिटोरियल्स को, उनके ऊपर लिखा हुआ है कंप्लीट एनालिसिस की फॉर्म में कि कंप्लीट एनालिसिस है, पूरी फुल वर्किंग के साथ है, तो उनको देखना, वहाँ से फुल वर्किंग हो जाएगी। और वैसे वर्किंग तो सभी में हो रही है, बीच बीच में वो ऐसे एडिटोरियल अपने करते रहेंगे। तो पिक्चर की बात करें तो पिक्चर यहाँ पे आएगी कि नहीं आएगी, आई है पिक्चर। पिक्चर क्या आई है आपकी, फिर से क्योट आया है आपका, योर स्माइल विल गिव यू ए पॉजिटिव काउंटेनेंस। आपकी स्माइल जो है, मुस्कुराहट जो है, वो क्या करेगी, विल गिव यू ए पॉजिटिव काउंटेनेंस, वो आपको क्या देगी, एक पॉजिटिव काउंटेनेंस देगी, मतलब पॉजिटिव फेस दिखाएगा, आपका पॉजिटिव फेस दिखाई देगा। दैट विल, जो पॉजिटिव काउंटेनेंस है, दैट विल मेक पीपल फील कंफर्टेबल अराउंड यू, जो आपके आसपास के लोग हैं उनको क्या करेगा, कंफर्टेबल फील करवाएगा। जब आप स्माइल पास करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपके आसपास के लोग हैं उनमें, वहाँ पे जो माहौल, जब स्माइल पास करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे माहौल क्या होता है, खुशी वाला माहौल बन जाता है। एक तो क्या है, बैठ के मुंह लटका के बैठ गए, बिल्कुल अजीब से त्योरियाँ चढ़ा के अजीब से बैठे हुए, तो अपने आप ही माहौल ही ऐसा बन जाता है कि दूसरा बंदा टेंशन में ना आए तो टेंशन में चला जाए, ठीक है। और एक आप क्या करो, स्माइल पास करो तो माहौल क्या हो जाता है, नॉर्मल माहौल बन जाता है कि जब स्माइल वगैरह पास करते हैं, किसी को हंसी मजाक की फॉर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से अपने हंसी मजाक करते हैं तो माहौल अच्छा हो जाता है। तो वो चीज़ अपने लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है, पूरे एनवायरनमेंट के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए ज़रूरी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्माइल का मतलब कि कहीं पे मान लीजिए किसी के बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई टेंशन में, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है, वैसे स्माइल पास करो। उस तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन है, बहुत गंदी सिचुएशन हो चुकी है, या फिर एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो, वहाँ पे जाकर जोर जोर से ठाके लगा लगा के हंस रहे हो, तो ऐसा नॉनसेंस काम मत करना। समझ में आई चीज़। इसका मतलब ये नहीं कि सर आपने ही बोला था कि स्माइल पास करनी है, और मेरी स्माइल तो सर आप जानते ही हो बहुत तगड़े वाली स्माइल है, मैं कैसे पूरा खुल जाता हूँ स्माइल करते टाइम, तो खुलना नहीं है। स्माइल का मतलब होता है मंद मंद मुस्कान, मस्त वाली, खुल के हंसना अलग, चलो वो जोक वगैरह खुल के भी हंसना चाहिए, खुल के हंसना चाहिए, मस्त मज़े आते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं है कि स्माइल के चक्कर में कि सर मैं तो जब भी स्माइल करूँ मेरा तरीका ये है कि मैं तो पूरा खुल जाता हूँ, तो सर मैं हर जगह खुलूँगा, वहाँ पे क्या मातम छाया हुआ था किसी के घर पे, मतलब मान लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है, या फिर वो सीरियस बात चल रही है, ठीक है, तो इतनी सीरियस बात है, मैंने सोचा सारे टेंशन में है तो मैं खुल के हंसने लग गया। तो खुल के हंसने शुरू मत कर देना, खुल मत जाना। वहाँ पे कोई है ना जिसका दिमाग ज़्यादा खराब होगा ना, ज़्यादा टेंशन में, वो खोल देगा वहीं पे आपको, समझ में आई चीज़, और वो के परमानेंट हो जाएगी और खुद खुल जाओगे, ठीक है। तो परमानेंट ऐसे नहीं करनी वो केब को, समझ में आ गया। तो काउंटेनेंस अपने यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। समझिए काउंटेनेंस को आप यूज़ कर सकते हो, कैसे यूज़ करोगे, यूज़ कर लिया आपने, ठीक है। काउंटेनेंस मतलब फेस के लिए, कि अब फेस को ये बोलना शुरू कर दो कि आपका काउंटेनेंस कैसा है, आपका काउंटेनेंस चेंज हो जाता है, अब आपका काउंटेनेंस गुस्से वाला है, अब आपका काउंटेनेंस मजाक वाला है, अब आपका काउंटेनेंस हंसी वाला है। इस तरीके से आप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। गुस्से वाले को बोलो अब आपका काउंटेनेंस गुस्से वाला है, तो गुस्से वाले को काउंटेनेंस गुस्से वाला बोलोगे, तो जब उसको काउंटेनेंस का मीनिंग नहीं पता होगा ना, तो फिर आपको पता भी लग जाएगा और आपको मीनिंग परमानेंट याद भी हो जाएगा, ठीक है। खुशी वाले को बोलोगे तो वो मीनिंग पूछ लेगा, समझ में आया चीज़। तो तरीके से आप क्या करना, मूड के अकॉर्डिंग देख लेना जिस तरीके से यूज़ करना हो। नेक्स्ट वोकेब पे चलें तो नेक्स्ट आपकी आती है एंट्रेंस। नेक्स्ट वोकेब आपकी एंट्रेंस। एंट्रेंस का व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंट्रेंस, जल्दी जल्दी बताओ, चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। तो मीनिंग ऑफ द एंट्रेंस, मजबूत स्थिति बनाना। मजबूत स्थिति मतलब मजबूत करना, अतिक्रमण करना, अटैक की फॉर्म में, मोर्चाबंदी करना मतलब खुद को सिक्योर फोर्टिफाई करना। फिक्स फॉर्मली, फॉर्मली बोल रहा हूँ मैं, फॉर्मली नहीं है ये, फिक्स फॉर्मली है, फिक्स फॉर्मली नहीं है, फिक्स फॉर्मली और सिक्योरली। मतलब फॉर्म का मतलब मजबूती से फिक्स करना या सिक्योर वे में फिक्स करना, सुरक्षा की फॉर्म में फिक्स करना। सिनोनिम्स की बात करें, इस्टेब्लिश स्थापित करना, तैयार करना, बिल्कुल सही है। फिक्स करना बिल्कुल सही, फोर्टिफाई मजबूत बनाना बिल्कुल सही है। फोर्टिफाई करना आर्मी वगैरह करती है ना, बॉर्डर पे फोर्टिफाइड फॉर्म में होता है, उस तरीके से बात कर रहे हैं। एंटोनिम आपका बिल्कुल सही है, वीकन। एक तो मोर्चाबंदी कर रहे हो मजबूत कर रहे हो, एक आप वीकन कर रहे हो कमजोर। डिस्करेज, एक तो मोर्चाबंदी कर रहे हो मतलब आप क्या कर रहे हो, खुद को सिक्योर कर रहे हो, एक डिस्करेज कर रहे हो किसी को, इसका मतलब क्या है, डिमोटिवेट कर रहे हो।
यूजेस यहाँ पे देखें, द रेसेशन, रेसेशन का मतलब मंदी, रिमेन्स डीपली एंट्रेंस, वो मजबूत बनी हुई है, डीप वे में मजबूत बनी है, मोर्चाबंदी की है, मतलब बहुत तगड़े वाली मंदी को बता रहा है। टू बी वेल एंट्रेंस्ड इन, वो टू बी वेल होते हुए, अच्छे से एंट्रेंस्ड होते हुए, मोर्चाबंदी किए हुए, इन पता नहीं किस में, चाइनीज सेना ने किया था वहाँ पे, पैंगोंग, जो पैंगोंग तसो लेक है वहाँ पे उन्होंने किया था, वो वाला आप एडिटोरियल में देख लेना, एडिटोरियल में मिल जाएगा आपको। अब इसकी देखते हैं पिक्चर क्या आती है, तो पिक्चर यहाँ पे आई है, आर्मी की पिक्चर आई है, ये आर्मी के कुछ सोल्जर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ये खाई वगैरह तैयार की हुई है, तो क्या है, मोर्चाबंदी कर रखी है। तो मोर्चाबंदी इसी तरह आर्मी इसी तरीके से करती है, खाई वगैरह खोद कर क्या करती है वहाँ पे मोर्चाबंदी, या तो क्या करती है खाई खोद कर मोर्चाबंदी करती है, ठीक है, या फिर क्या करती है ऊंची जगह होती है पहाड़ी वगैरह, वहाँ पे जाकर मोर्चाबंदी करती है। तो ये दोनों वे में ही होता है, आपका मोर्चाबंदी को ये दिखा रहा है। तो मोर्चाबंदी ऐसे की जाती है, पिक्चर ने क्लियर कर दिया। एंट्रेंस का यूज़ करें तो किस तरीके से यूज़ करोगे, आप बहुत यूज़ कर सकते हो कि एंट्रेंस करते हैं तो जैसे जैसे मान लीजिए खेतों में बाढ़ वगैरह दिखाई देती है, वो एक टाइप की क्या एंट्रेंचिंग ही होती है, जो जानवरों से बचाव के लिए जो खेतों में लगाते हैं ना किसान, बाढ़ वगैरह करते हैं वायर वगैरह की, ठीक है, तो वो जो है वो क्या एक टाइप से क्या एंट्रेंस है। कोई भी मान लीजिए अपने बिजली घर तो देखा ही होगा, ठीक है, या फिर जेल वगैरह देखी होगी बाहर से, या फिर बहुत सारी जगह पब्लिक प्लेसेस देखे होंगे, तो उनकी दीवार के ऊपर जो बनी होती है ना रेलिंग वगैरह लगाकर या वायरिंग वगैरह करके, जो स्कूल्स वगैरह में अपने होता था, ठीक है, दीवारों के ऊपर, कॉलेज वगैरह में अपने अगर बात करें तो वहाँ पे वो जो बनी होती है वो क्या होती है, एंट्रेंचिंग होती है, समझ रहे हैं चीज़, वो दीवार के ऊपर जो बने होते हैं, कांच वगैरह भी लगाए होते हैं ना दीवार के ऊपर, वो भी एक टाइप से अपने बोले तो एंट्रेंचिंग है। तो ये चीज़ें आपके याद हो जाए, कॉलेज वगैरह को देखते हुए एंट्रेंचिंग है। घर की दीवार के बारे में अपने देखेंगे, आज एंट्रेंचिंग करते हैं, घर की दीवार पे भी तो कांच लगाए रखते हैं कई लोग, ठीक है, कि चोर वगैरह ना जाए, किसी तरीके से वो लगाए रखते हैं, तो वो भी क्या एंट्रेंचिंग है। तो ये आपको बहुत जगह मिल जाएगी, तो आपके क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रही है आप लोगों के। तो एक टाइप से जैसे पार्क वगैरह उसके चारों तरफ भी दीवार बनाई है, तो वो भी उसकी एंट्रेंचिंग ही होती है, मोर्चाबंदी होती है, ताकि कोई एनिमल वगैरह अंदर ना घुस जाए, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से ये बात कर रहे हैं। आगे अपने नेक्स्ट वोकेब में बात करें तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है रिज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिज, जल्दी जल्दी मुझे इसका मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी मीनिंग बताओ, चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। एनालिसिस में आए तो रिज का मतलब चोटी, टीला, उबाड़, उबाड़ का मतलब उभरी हुई जगह को बोलते हैं, उबाड़ का मतलब उभरी हुई जगह, टीला, चोटी, चोटी बिल्कुल सी है। चोटी, यहाँ पे चोटी का मतलब चोटी कौन सी है, जो लेडीज़ की चोटी है वो चोटी नहीं होगी इसके अंदर, रिज के अंदर। अगर उस चोटी को आप रिज बोलना मत स्टार्ट कर देना, समझ में आ रही है आप लोगों के। चोटी वो वाली चोटी होती है, कौन से वाली चोटी होती है, जो पहाड़ वगैरह की जो चोटी होती है। हाँ, याद करने के लिए बोल सकते हो, किसी की चोटी को पकड़ के मतलब मत पकड़ना, ठीक है गड़बड़ हो सकती है, मतलब इंडिकेट करके बोल देना कि चोटी को कि क्या है, ये रिज नहीं है, रिज पहाड़ वाली होती है, ये रिज नहीं है, रिज पहाड़ वाली होती है। इस तरीके से आपके याद हो जाएगा। मीनिंग यहाँ पे देखें, ए लॉन्ग नेरो, एक लंबा नेरो नेचुरल एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब उठी हुई चीज़, नेरो एलिवेशन को बोलते हैं, उठी हुई चीज़ को बोलते हैं, उठा हुआ कुछ भाग होता है उसको हिल वगैरह टाइप। सिनोनिम्स हिल पहाड़ी वगैरह, छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है। राइज का मतलब बढ़ना, ठीक है, रिज चोटी मतलब बढ़ने को राइज को ही बोलते हैं। क्रेस्ट का मतलब भी क्या होता है, चोटी वगैरह को बोलते हैं क्रेस्ट, ठीक है। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे फ्लैट, फ्लैट का मतलब बिल्कुल समतल, चोटी, एक तो चोटी बनी हुई है ये देखो चोटी, और ये क्या है, बिल्कुल समतल है, ठीक है, तो बिल्कुल है समतल। प्लेन का मतलब भी समतल मैदान, ठीक है, बिल्कुल सही है, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, इफ़ योर शर्ट बिगिंस टू फॉर्म रिजेज, अगर आपकी जो शर्ट है वो चोटी बनाना स्टार्ट कर दे तो शर्ट में चोटी तो नहीं बनेगी, मतलब क्या है, टीला बनाना भी स्टार्ट नहीं होगा, मतलब शर्ट में क्या होता है, उबड़ खाबड़ हो जाती है ना कई बार शर्ट, तो क्या करो, फ्लैटन देम आउट, उनको क्या करो, फ्लैटन करो, फ्लैटन देम आउट, उनको क्या करो आप, फ्लैटन कर दो। फ्लैटन का मतलब क्या, समतल बना दो। फ्लैटन यहाँ पे V1 है, समझ में आ रही है चीज़, फ्लैटनड होता है V2 V3, फ्लैटन यहाँ पे स्ट्रेंथन की तरह क्या है, V1 है, क्योंकि फ्लैट एक्शन नहीं होता, फ्लैट समतल नाउन होता है, कोई चीज़ मतलब एडजेक्टिव होता है। फ्लैटन देना आउट का मतलब क्या है, उन्हें क्या करो, समतल बना दो। अगर आपके शर्ट में क्या है, उबड़ खाबड़ चोटियाँ बननी स्टार्ट, मतलब क्या होता है, ऊंची नीची होने लग जाती है शर्ट। ऊंची नीची मतलब कैसे बोल रहे हो आप, किस तरीके से, मतलब जो प्रेस वगैरह की जरूरत हो जाती है ना, शर्ट वगैरह ऐसे अजीब सी बन जाती है, उसमें सलवटें वगैरह आ जाती है, ठीक है, तो उस सलवटों को यहाँ पे रीजेज बोल रहे हैं। तो आप सलवटों को रीजेज बोल सकते हो कि सलवटें जो आ जाती है शर्ट के अंदर वो रीजेज होती है, तो उनको क्या करो, फ्लैटन आउट करो। तो शर्ट के लिए यूज़ कर लेना, याद हो जाएगा। आई टोल्ड हिम द रीजेज अराउंड पैंगोंग तसो, पैंगोंग तसो लेक जो थी जी, जो असम किसके अंदर, लद्दाख के अंदर जो है पैंगोंग तसो लेक, जहाँ पे चाइना ने अभी गड़बड़ की थी,
तो उस जो जहाँ पे इंडिया की पेट्रोलिंग थी, इंडिया का अधिकार था जहाँ पे उस लेक पे, वहाँ की अपने बात करें। और आई थिंक थ्री इडियट मूवी का जो लास्ट वाला सीन होता है ना, आमिर खान वाला, वहाँ पे वो दिखाते हैं पानी वगैरह, वहाँ पे उसने कुछ अपनी लैब वगैरह बनाई होती है, वो भी आई थिंक है ना। चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, आप चेक कर लेना, गूगल कर लेना। पैंगोंग तसो लेक पे ही वो क्या किया गया था, शूट किया गया था, मतलब थ्री इडियट का कोई सीन वहाँ पे शूट किया गया था, आई थिंक वो वाला ही सीन है, ठीक है, पैंगोंग तसो लेक पे, लद्दाख में जो है। तो ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देखते हैं, पिक्चर क्या आती है आपकी, पिक्चर यहाँ पे आई है आपकी पैंगोंग तसो लेक की ही पिक्चर आई है। ये आपकी पैंगोंग तसो लेक, वही पिक्चर मैंने रखी है। ये आपकी जो लेक दिखाई दे रही है, बहुत प्यारी सी लेक दिखाई दे रही है, ये आपकी पैंगोंग तसो लेक है, जहाँ पे गड़बड़ हुई थी, मुठभेड़ फेस ऑफ वगैरह हुआ था। और ये जो आपको पहाड़ियाँ सी दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी हिल्स वगैरह, मतलब जो हिल्स वगैरह वैसे छोटी नहीं है, बहुत ऊंची है ये, ठीक है। अपने लिए तो अपने वहाँ पे मान लीजिए छोटे से दिखाई देंगे ऐसे, इतने से, हाँ इतने से होंगे। ये मैंने पॉइंट किया है ना, पॉइंट देखो यहाँ पे कितने से होंगे इनके आगे, अपने बात करें तो इतने से होंगे अपने, इतने से, ठीक है। तो इतने से हैं अपने इनके आगे, इससे भी थोड़ा छोटा ही हो सकता है, इतने से मान लो, इतने से होंगे। तो मतलब थोड़ी हाईएस्ट हाई पॉइंट पे है ये, थोड़ी इतनी हाई है, छोटी नहीं है जितनी ये आप देख पा रहे हो इस चीज़ को। तो ये ऊंची ये हिल्स वगैरह है, ये क्या है, इनको आप रीजेस बोलोगे, ये है ना रीजेस। तो यहाँ से उन्होंने कोई अटैक वगैरह किया था उस टाइम पे, रीजेस वगैरह पहाड़ी वगैरह पे चढ़े होंगे उसे, क्योंकि गोली तो फायर करनी ही नहीं थी, तो पता नहीं पत्थर वगैरह किसी तरीके से कुछ किया होगा जो अटैक वगैरह किया था उन्होंने, क्योंकि फायरिंग तो वहाँ करनी नहीं है, वो तो अपना क्या एग्रीमेंट बना हुआ है, ठीक है। 1993 में आई थिंक बना था ये एग्रीमेंट हुआ था, तो वो पता नहीं है, वो चेक कर लेना एक बार आप, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग फायरिंग तो नहीं हो सकती, तो यहाँ से अटैक किया होगा। तो ये पैंगोंग तसो लेक ही है आपकी, आपको दिख गया ना। रीजेज क्या है, रीजेज ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है ना, ये रीजेज है, मतलब छोटी है इनकी जो रीजेज दिखाई दे रही है। रीजेज को यूज़ कैसे करोगे बता दिया मैंने, रीज कपड़े के लिए आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सलवटें हो तो क्या बोलो, इसमें रीजेज आई हुई है, इसको अब क्या करते हैं, प्रेस करके क्या कर लेते हैं, इसको फ्लैट कर लेते हैं, रीजेज को ख़त्म कर लेते हैं, इस तरीके से यूज़ कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपके याद हो जाएगा। और वो चोटी है, उस चोटी के लिए आप जो आप अपने बोलते हैं चोटी जो होती है लेडीज़ वगैरह की, उसके लिए रीजेज इस तरीके से यूज़ कर लेना कि ये रीजेज नहीं होती, कपड़े में जो सलवटें होती है वो रीजेज होती हैं, समझ में आ रही चीज़, इस तरीके से आप यूज़ करके याद हो जाएगा। नेक्स्ट में अपने बात करें, नेक्स्ट वो क्या आपकी आती है अप्राइज, जल्दी जल्दी मुझे मीनिंग बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्राइज। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। अप्राइज का मीनिंग है सूचना देना, बताना, विदित करना, विदित का मतलब किसी को बताना, सूचना देना, अवगत कराना, अवगत कराना का मतलब भी बताना होता है। मीनिंग मेक अवेयर ऑफ, किसी बात का अवेयर करना, किसी को अवेयर, ठीक है, बिल्कुल सही है। इन्फॉर्म करना बिल्कुल सही है, सिनोनिम हो जाएगा टेल, बताना, नोटिफाई सूचित करना, ये सारे के सारे आप क्या हो गया, सूचना देना वगैरह आपका क्या हो गया, सिनोनिम हो जाएगा। हाइड, एक तो सूचना दे रहे हो आप, अप्राइज कर रहे हो, एक हाइड मतलब छुपा रहे हो, तो ये आप अप्राइज आपका क्या हो जाएगा, अप्राइज का एंटोनिम हो जाएगा। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब छुपी हुई चीज़, गुप्त तो है, तो ये भी आपका अप्राइज का क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, व्हेन यू आर अप्राइज्ड ऑफ समथिंग, अब आप क्या हो, विदित हो किसी चीज़ के, अप्राइज्ड हो मतलब सूचित हो किसी चीज़ के, मतलब क्या निकला, समवन टेल्स यू अबाउट इट, कि कोई उसे आपके बारे में सॉरी इसके बारे में आपको बताता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो या उसके बारे में सूचित हो, तो इसका मतलब कोई आपको इस चीज़ के बारे में बताता है, ये बात अपनों ने यहाँ पे आएगी। एडिटोरियल में अपने बात करें, टू अप्राइज द नेशन ऑफ एग्जैक्टली व्हाट, अप्राइज नेशन को क्या करना है, बताना है, सूचित करना है, एक्सप्लेन करना है कि रियल में क्या क्या, रियल में वो क्या, रियल में आपको मिल जाएगा। एडिटोरियल में कंप्लीट सेंटेंस वहाँ से पता लग जाएगा, रियल में क्या, एग्जैक्ट वे में क्या। वो आपने यहाँ पे पिक्चर देखें तो देखते हैं पिक्चर कौन सी आती है, यहाँ पे आएगी क्या पिक्चर, पिक्चर आ गई, पिक्चर यहाँ पे आई है, एक बॉय दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और वो क्या कर रहा है, स्पीकर वगैरह लिए हुए, थोड़ी देर इसने ज़्यादा ही घूमा था ये, तो इसने स्पीकर वगैरह लिया हुआ है, तो क्या कर रहा है, ये सूचना दे रहा है, सूचित कर रहा है, तो ये आपका हो गया अप्राइज। अब आप ऐसे यूज़ कर लेना इसको, इस तरीके से यूज़ कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि मैं जैसे मान लीजिए अप्राइज करके आ जाऊँगा, जैसे होता है अपने कज़न वगैरह में, भाई बहन में क्या होता है कि तूने ये गड़बड़ की है, ये किसी की बात अपने को पता लग जाती है, अपने भाई बहन की कोई सीक्रेट बात, तो अपने क्या बोलते हैं कि मैं बोलूँ वैसे करना पड़ेगा, अगर मेरा कहना माना ना तो मैं अप्राइज कर दूंगा। तो वो के भी याद हो, अप्राइज कर दूंगा मतलब किसको, मम्मी पापा को अप्राइज कर दूंगा। तो इस तरीके से क्या करते हो आप, वैसे करते ही हो अप्राइज, तो आप क्या करते हो, एक टाइप से टॉर्चर करते हो, समझ में आई चीज़, ठीक है। तो वो वाले चीज़ है, तो यहाँ टॉर्चर करने वाला ही सिस्टम है, एक टाइप से आप क्या करते हो, टॉर्चर करते हो, तो वही वाला यहाँ पे ब्लैकमेल करना,
ठीक है, ब्लैकमेल करते हो ना, तो वो ब्लैकमेलिंग ही क्या है आपका अप्राइज की फॉर्म में यूज़ कर लेना। कैसे कि मैं अप्राइज कर दूंगा, ये ब्लैकमेल करना है। इस तरीके से आपकी याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में चलें तो नेक्स्ट वोकेब आपकी आती है प्रिकेरियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकेरियस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिकेरियस? जल्दी जल्दी मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी इसका मीनिंग बताओ। चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। प्रिकेरियस मीन्स खतरनाक, जोखिम भरा। खतरनाक और जोखिम भरा होता है उसको प्रिकेरियस बोलते हैं। मीनिंग यहाँ पे देखें, फ्रॉट विद डेंजर। फ्रॉट का मतलब भरा हुआ, डेंजर खतरे से भरा हुआ। सिनोनिम पैरिलस। पैरिलस का मतलब खतरनाक होता ही है आपका, डरावना, खतरनाक, जोखिम भरा। अनस्टेबल, जो स्टेबल ना हो, ठीक है, खतरनाक चीज़। रिस्की, रिस्की, जोखिम भरा होता ही है। एंटोनिम्स की बात करें, स्टेबल अपोजिट हो जाएगा कि अनस्टेबल का स्टेबल हो जाएगा। सेफ, एक तो खतरनाक जोखिम भरा है रिस्क वाला, एक सेफ है, एक रिलायबल भरोसेमंद। एक तो जोखिम भरा है रिस्की है, एक भरोसेमंद है, मतलब उस पर भरोसा किया जा सकता है, मतलब रिस्क नहीं है उसके अंदर। यूजेज यहाँ पे देखें, आर फाइनेंशियल सिचुएशन हैड बिकम प्रिकेरियस। हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो क्या बन चुकी थी? खतरनाक, जोखिम भरी बन चुकी थी, मतलब खतरनाक, बहुत खराब हो चुकी थी हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन। पास्ट में बात बता रहा है। एडिटोरियल में देखें, दैट की द सिचुएशन इज प्रिकेरियस, की सिचुएशन क्या है आपकी? प्रिकेरियस है। दैट की तो पूरा सेंटेंस नहीं है, तो पूरा सेंटेंस आपको एडिटोरियल में मिलेगा। देखते हैं इसकी पिक्चर क्या निकल के आती है। तो पिक्चर यहाँ पे देखें तो पिक्चर बड़ी शानदार आई है। यहाँ पे देखो आपको ट्रेन दिखाई दे रही है, और ये चीज़ आपने देखी भी होगी। बिल्कुल प्रिकेरियस सिचुएशन है, बिल्कुल प्रिकेरियस सिचुएशन है। जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो ट्रेन वगैरह, आप लोग भी ऐसे लटके हुए होंगे कभी एग्ज़ाम वगैरह में। जब एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रेन वगैरह पे क्या होता है, ऐसे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। देखो ट्रेन की तो आप लोगों ने देखी होगी ऐसे, अगर किसी ने ना देखे तो बस पे तो 100% ही देखा होगा आपने। बस क्या होती है, बारी में भी, बस की जो बारी होती है उसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं, छत पे भी बैठे रहते हैं। जैसे अपने सिटी बस की बात करें, जैसे अपने कहीं पे भी बात कर सकते हैं सिटी बस की। देखो दिल्ली वगैरह के अंदर तो मेट्रो है, ज़्यादा क्या है वहाँ पे मेट्रो चलती है, इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बसेस वगैरह पे लोग कम ही सफ़र करते हैं। लेकिन जयपुर की अगर अपने बात करें, जैसे मैं जयपुर में रहा था तो वहाँ की अपने बात करें तो हम भी बहुत बार लटके हुए हैं ऐसे, ठीक है। लेकिन ये गलत चीज़ है, ठीक है, ये गलत चीज़ है, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कॉलेज जाने के लिए देखो, वैसे अब एग्ज़ाम वगैरह में होता है तो क्या होता है कि आप एग्ज़ाम के लिए जाना होता है तो इमरजेंसी हो जाती है, पहुंचना भी होता है, इसलिए एक दिन पहले ही चला जाया करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। उसके बाद में अपनी बात करें कि सर आप क्यों करते थे फिर कॉलेज में, जयपुर में आप ऐसा काम क्यों करते थे? जयपुर में मैं इसलिए ऐसा काम करता था, क्यों करता था, क्योंकि कॉलेज का टाइम हो जाता था, और जो जितने जैसे मैजिक वगैरह वहाँ पे आते थे, मैजिक पे ही ज़्यादा लटकते थे, बसेस में कम ही लटकते थे। सिटी बस वगैरह आती थी तो वो क्या होता, कॉलेज वगैरह की अपनी तरफ जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो वो क्या होते थे, भरी जाती थी वो। कितने पहले आकर आप आ जाओ वहाँ पे रोड पे, ठीक है, तो वो क्या होगा, जो आपका स्टॉप वगैरह बना हुआ है बस स्टॉप, तो वो भरी हुई जाती थी बसेस, तो वहाँ पे तो मजबूरी थी, लटकना पड़ता ही था, ठीक है। 4 साल तक लटकना ही पड़ा था वहाँ पे, 4 साल नहीं 2 साल ही लटकना पड़ा था, क्योंकि बाद में तो कॉलेज हॉस्टल में चले गए थे 2 साल के लिए। तो समझ में आई चीज़? तो ये वाली कंडीशन आपने देखी होगी। तो आप इन चीज़ों को जब आप देखते हो बसेस वगैरह पे, तो बोलो ये कितना प्रिकेरियस है। ट्रेन वगैरह पे देखते तो प्रिकेरियस है। ऐसा काम नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। जहाँ तक आप हो वहाँ तक जितना पॉसिबल होता है ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना। बाई चांस बहुत तगड़े वाली मजबूरी है तब तो अपने मजबूर हो जाते हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को फोर्स करो, उनको रेकमेंड करो, उनको बोलो कि उनको मेल वगैरह भेज सकते हो। अब तो मेल भी भेज सकते हैं ना अपने, तो मेल वगैरह आप कभी भी भेज सकते हैं, वो तो अपना अधिकार होता है। मेल वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो। ट्रेंड आजकल तो ट्रेंड चला ही देते हैं, कोई भी ट्विटर इंस्टा वगैरह पे चला ही देते हैं ट्रेंड वगैरह, फेसबुक वगैरह पे, तो ट्रेंड चला दो कि ये चीज़ें क्या हो कि हमें अवेलेबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल ट्रेन्स वगैरह या स्पेशल जो व्हीकल्स वगैरह है वो क्या करें, प्रोवाइड करवाए गवर्नमेंट एग्ज़ाम टाइम पे। तो ऐसे अपने इंसेंटिव जो आप इनिशिएटिव स्टार्ट करवा सकते हैं गवर्नमेंट को बोल के, गवर्नमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ठीक है। तो ये प्रिकेरियस सिचुएशन है, बहुत सारी प्रिकेरियस सिचुएशन है। अभी जो कोरोना वाला केस चल रहा है वो भी क्या प्रिकेरियस सिचुएशन ही है, ठीक है। जो लॉकडाउन चल रहा है वो भी प्रिकेरियस सिचुएशन ही है, समझे ये चीज़। अभी बेरोजगारी सबसे बड़ी, तो अपनी जो बेरोजगारी वो सबसे बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है, समझ में ये चीज़। इस तरीके से आप यूज़ कर लेना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वोकेब में बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है पेंस टेकिंग। पेंस टेकिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंस टेकिंग? चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे। मीनिंग अपने बात करें, पेंस टेकिंग देखना यहाँ से, पेंस
टेकिंग, पेंस प्लस टेकिंग अगर अलग करके तोड़ कर देखें तो पेंस का मतलब दर्द, पेन का मतलब दर्द, पेंस का मतलब बहुत सारे दर्द, टेकिंग का मतलब लेना, बहुत सारे दर्द लेना, बहुत सारे दर्द लेना, इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो उद्योगी, उद्योगी का मतलब मेहनती को बोलते हैं सावधान, बिल्कुल सही है। परिश्रमी मेहनती को बोलते हैं, सावधान को भी बोल देते हैं पेंस टेकिंग। उद्यमी का मतलब उद्यम करने वाला, मेहनत करने वाले को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मीनिंग देखें, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम केयर एंड ग्रेट एफर्ट। जो कैरेक्टराइज्ड, जो विशेषता हो जिसकी एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा केयर की और ग्रेट एफर्ट बहुत ज़्यादा मेहनत की विशेषता हो, मेहनत करने वाला पर्सन। अर्नेस्ट का मतलब मेहनती होता ही है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे केयरफुल का मतलब क्या होता है, समझदार। लेजी, आलसी, एक मेहनती अपोजिट से एंटोनिम, बिल्कुल सही। आलसी, केयरलेस का मतलब समझदार ना होना, केयरलेस होना, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उसका अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम। यूजेज यहाँ पे थे, इट वॉज द रिजल्ट ऑफ पेंस्टेकिंग एफर्ट्स। ये एक रिजल्ट था किसका, पेंस्टेकिंग एफर्ट्स। जो बहुत ज़्यादा मेहनत भरी कोशिशें थी ना, उसका ये रिजल्ट था। जो अपना सिलेक्शन हुआ वो क्या था, बहुत ज़्यादा जो मेहनत की गई थी अपने द्वारा, वो अपना एक रिजल्ट था जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। डिकेड्स ऑफ पेंस्टेकिंगली नेगोशिएटेड, पेंस्टेकिंग वे में, परिश्रम की वे में, नेगोशिएटेड बातचीत की फॉर्म में, जो डिकेड्स हैं बातचीत की फॉर्म में। आगे बात कंप्लीट हुई थी वहाँ पे, जो आपका क्या था, मैकेनिज्म वगैरह आई थी, कौन सी, कॉन्फिडेंस मैकेनिज्म, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म। इस तरीके से आपको सेंटेंस कंप्लीट है एडिटोरियल में मिल जाएगा। चलते हैं इसके पिक्चर पे, तो पिक्चर एनालिसिस करें तो यहाँ पे फिर से क्योट आया एक इफेक्टिव परफॉर्मेंस। जो इफेक्टिव शानदार वाली जो परफॉर्मेंस है, इज प्रिसीडेड बाय पेंस्टेकिंग प्रिपरेशन। वो पेंस्टेकिंग मेहनत भरी प्रिपरेशन के द्वारा। प्रिसीड का मतलब क्या होता है, प्रिसीड का मतलब होता है पहले होना कोई चीज़। प्रिसीडिंग टाइम का मतलब टाइम में पहले होना। मतलब क्या होगी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस फॉलो करती है किसको, पेंस्टेकिंग प्रिपरेशन को। ऐसे बोलो, मतलब क्या निकला कि जो आपकी क्या होती है इफेक्टिव परफॉर्मेंस, किसके कारण होती है, पेंस्टेकिंग मेहनत भरी प्रिपरेशन के कारण इफेक्टिव परफॉर्मेंस आती है। मतलब जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस को प्रिसीड कौन करता है, टाइम में प्रिसीड कौन करता है, एक तो फॉलो करता है, एक पीछा करता है। अगुवाई कौन करता है, नेतृत्व कौन करता है, इफेक्टिव परफॉर्मेंस का नेतृत्व पेंस्टेकिंग प्रिपरेशन करती है। मतलब तैयारी करती है, मेहनत वाली तैयारी करती है किसकी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस। जो सिलेक्शन वाली जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस आई है, जिनका सिलेक्शन हुआ है, तो उनका जो सिलेक्शन हुआ है उसकी नेतृत्व उसने किया था, उनकी मेहनत ने किया था, उनकी मेहनत के कारण सिलेक्शन हुआ है। इस तरीके से ये बात इसने बोली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, आपका भी सिलेक्शन इफेक्टिव परफॉर्मेंस आएगी। पेन स्टैकिंग आप यूज़ कर ही लो कि मैं बहुत ज़्यादा पेन स्टैकिंग मोड में हूँ, अभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे पेन स्टैकिंग प्रिपरेशन की ज़रूरत है, पेन स्टैकिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टैकिंग पर्सन बनना है। इस तरीके से यूज़ करो अगर सिलेक्शन लेना है तो, और लाइफ में सक्सेस भी होना है तो भी मुझे पेन स्टैकिंग फॉर्म को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, और लेजी फॉर्म को क्या करना है, रिमूव करना है, आलस को ख़त्म करना है। चलते हैं नेक्स्ट वोकेब पे। दिस इज द नेक्स्ट वोकेब एंड द लास्ट वोकेब ऑफ दिस एडिटोरियल। इस एडिटोरियल की लास्ट वोकेब है, ठीक है। जल्दी से मीनिंग बता दो मुझे इसका, जल्दी से इसका मीनिंग बता दो, और चलते हैं इसके कंप्लीट एनालिसिस पे अपने। तो एनालिसिस पे आए तो स्टेटस क्यो एंटे का मीनिंग है यथा स्थिति। स्टेटस क्यो एंटे का मीनिंग होता है यथा स्थिति। एंटे का मतलब बिफोर होता है, मतलब पहले जो स्थिति थी उसी स्थिति की बात करता है। स्टेटस क्यो एंटो मतलब पहले जो स्थिति थी। अब यहाँ पे अपने बात करें द वे थिंग्स वर बिफोर, मतलब वो तरीका जिसमें चीज़ें पहले थी। नॉर्मल सी को बताएगा तो नॉर्मल सी, ठीक है, सामान्यता। ऑर्डरलीनेस का मतलब क्या है, ऑर्डरलीनेस का मतलब ऑर्डर में, व्यवस्था की फॉर्म में, बिल्कुल सही है, मतलब व्यवस्थित फॉर्म में, मतलब जो स्टेटस यथास्थिति। डिस्टर्बेंस अपोजिट एंटोनिम हो जाएगा, मतलब गड़बड़, ठीक है। एक तो ये उसी कंडीशन में स्थिति मतलब पोजीशन बनी हुई है, एक गड़बड़ होगी। इरेगुलरिटी मतलब पोजीशन सेम ना रहना, चेंजेस होना, मतलब इरेगुलर अव्यवस्था को बताएगा। यूजेज यहाँ पे देखें, द स्टेटस क्यो एंटी विल नॉट प्रिटेंड अगेन, वो वापस से नहीं होगा, ठीक है, वापस से प्राप्त नहीं होगा। क्या आपका स्टेटस क्यो एंटे विल नॉट प्रिटेंड अगेन, वापस से प्राप्त नहीं होगा। एडिटोरियल में देखिए, विदाउट ए फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस क्यो एंटे, मतलब बिना इसके रेस्टोरेशन, पुनः प्राप्ति के, मरम्मत मतलब पुनर्से प्राप्त करना, दोबारा से प्राप्त करना, प्राप्ति के स्टेटस क्यो एंटे के, इसके बिना पता नहीं क्या जो बात है वो आपको एडिटोरियल में मिल जाएगी। कंप्लीट बात आपको एडिटोरियल में मिल जाएगी। पिक्चर देखते हैं यहाँ पे, पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी, पिक्चर आएगी कि नहीं आएगी। तो पिक्चर क्या आ रही है, पिक्चर आपकी आई है, एक क्योट आया है पिक्चर में। तो पिक्चर क्या है, उस क्योट में क्या लिखा हुआ है, चैलेंज योर ओन स्टेटस क्यो, अपने खुद की पोजीशन को क्या करो, चैलेंज करो, बिफोर समवन एल्स डज, किससे पहले कि
कोई दूसरा करे उससे पहले। समझ में आई आप लोगों की ये बात? बड़ी शानदार बात बोली है कि खुद का जो स्टेटस है ना, खुद की जो पोजीशन है उसको खुद ही चैलेंज, चुनौती दो इससे पहले कि कोई और चुनौती दे दे। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्क कर रहे हो, आप मैनेजर पोस्ट पे हो, तो आप अपनी जो पोजीशन है उसको चुनौती देकर मैनेजर पोस्ट से ऊपर जाओ, आप आरएम वगैरह की पोस्ट पे जाओ, इससे पहले कि कोई आपको क्या कर दे, वहाँ से हटा दे, आपकी जगह ले ले। इससे पहले आप और हाई लेवल पे चले जाओ। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? मतलब क्या हुआ, जो आप कुल मिलाकर बात ये यहाँ से एक मस्त बात ये निकलेगी, जो अपनी तरफ से अगर अपनी बात करें, ये यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसके रेफरेंस में अपनी एक बात करें तो क्या बात कर सकते हैं कि जब आप कंपटीशन करते हो तो खुद से कंपटीशन करो, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, आपकी सक्सेस श्योर है। जब बंदा खुद से कंपटीशन करने लग गया तो उसकी सक्सेस श्योर है कि आज मैंने इतना पढ़ा, आज मेरी इतनी चीज़ें क्लियर हैं, आज मेरे इतने मार्क्स आए, तो अगली बार मैंने खुद को ही पीछे छोड़ना है, मेरे मार्क्स इससे ज़्यादा आने चाहिए। सर 100 आउट ऑफ 100 आ गए, 100% मार्क्स आ गए, फिर ज़्यादा कैसे आएंगे? तो मतलब आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हो, अपनी लाइफ के पीक पॉइंट पे पहुंच चुके हो, उससे आगे क्या उड़ोगे आसमान में? सोचने वाली बात है ना। उसके बाद क्या हवा में उड़ जाओगे? 100 आउट ऑफ 100 आ गए तो अब स्पीड बढ़ानी स्टार्ट कर दो। जब टाइम कंज्यूमिंग है वो कम कर दो। समझ में आई चीज़? सर टाइम कंज्यूमिंग धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन ऐसे थोड़ी 1 मिनट में 100 क्वेश्चन कर देंगे। तो चुप ही हो जाओ, बात ही मत करो इस बात पे। अगर आप नॉनसेंस तरीके से इन बातों को ले रहे हो तो मतलब कुल मिलाकर क्या निकला? मतलब ये निकलता है, क्या मतलब निकलता है कि खुद की स्टेटस को क्या करो, चैलेंज करो। मतलब इस पूरी बात का ये कि इससे पहले कि कोई दूसरा आपका स्टेटस ले ले, मतलब ये निकला कि खुद की ग्रोथ करो, हाई पोस्ट पे जाओ, हाई लेवल पे जाओ। समझ में आई चीज़? आगे से आगे बढ़ते जाओ इससे पहले कि कोई आपसे आगे निकल जाए। मतलब ये क्या है कि सबसे टॉप रहो, ये बात इसने बोली है, खुद से कंपटीशन करते हुए, खुद को पछाड़ते हुए। बड़ा शानदार वाला क्या है ये यहाँ पे क्योट दिया गया। समझ में आया आप लोगों के? और यूज़ कैसे करो? स्टेटस क्यू एंटे अपनी बात करें तो आप बोल सकते हो अभी अपना स्टेटस क्यू, अभी स्टेटस क्यू क्या है अपना? बेरोजगारी का है। और पहले अपना स्टेटस क्यू एंटे क्या था? वो भी बेरोजगारी का ही था। ठीक है, अभी अपना स्टेटस क्यू क्या है? बेरोजगारी का है। और स्टेटस क्यू एंटे मतलब पहले, इससे पहले जो स्टेटस था, तो क्या होगा कि अभी स्टेटस क्यू अपना क्या है? बेरोजगारी का है। और स्टेटस क्यू एंटे क्या था अपना? वो भी बेरोजगारी का ही था। मतलब सेम ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं है सर, उसी स्थिति में बने हुए हैं, सेम की सेम पोजीशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसी ने नहीं छीनी है हमारी पोजीशन सर, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हमने खुद को चैलेंज किया, हम अपनी पोजीशन अपनी बरकरार रखे हुए हैं। कोई हमारी छीन के दिखाई दम है तो कैसे छीनेगा? बेरोजगार हो, सब बराबर हो, सारे के सारे, क्या छीनना है इसके अंदर? समझ में नहीं चीज़? तो इस तरीके से ये यहाँ पे वर्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्टेटस क्यू एंटे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों के किस तरीके से वोकेब करनी है? क्लियर हुआ आप लोगों के? तो इस तरीके से यूज़ करते हुए अपने को क्या करनी है? वोकेब वगैरह करनी है। एडिटोरियल देखना हो तो एडिटोरियल को दोबारा से अगेन रिवाइज कर लेना। एडिटोरियल बड़ा शानदार वाला था, इंडिया चाइना वाले पे था, और बहुत शानदार वाली वर्किंग्स थी, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिले हैं इसके अंदर, आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे वाला एडिटोरियल है, रिवाइज करना हो तो कर लेना। आगे भी कभी जरूरत पड़े तो एडिटोरियल्स वगैरह को रिवाइज कर लिया करो वर्किंग देखने के लिए। बड़े शानदार शानदार एडिटोरियल आ रहे हैं आजकल। ठीक है, द हिंदू बड़े मस्त वाले एडिटोरियल दे रहा है, बहुत अच्छी। अब जो द हिंदू के एडिटोरियल आ रहे हैं उनमें रूल्स तो बिल्कुल ही खत्म कर रहा है वो, और जो आपके नए एडिटोरियल में बड़े शानदार वाले एडिटोरियल आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी लैंग्वेज वाले और शानदार लेवल और अच्छी वर्किंग वाले एडिटोरियल, नई नई चीज़ें सिखाने वाले एडिटोरियल आ रहे हैं अब द हिंदू के अंदर। समझिए चीज़? तो एडिटोरियल वगैरह आप लोग पढ़ते रहो और वोकेब को क्या करो, बार बार रिवाइज करते रहो। प्रीवियस जितनी वोकेब है उनको भी रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई दे, तो हम दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु यदि दर्पण को साफ करने के पश्चात भी चेहरा धुंधला ही दिखाई दे तो क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर जमा होती। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य ना दिखाई दे तो आवश्यक नहीं कि दोष मार्ग या लक्ष्य में, दोष आपकी दृष्टि, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। इसलिए कई बार दर्पण की अपेक्षा आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आप